आज हम भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर बात करेंगे विकसित भारत के संकल्प की। क्या आप जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्र के सिद्धांतकार थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत और समावेशी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वित्तीय स्थिरता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर उन्होंने जोर दिया। अंबेडकर वित्तीय स्थिरता के हिमायती थे, इसीलिए भारतीय मुद्रा प्रणाली को मजबूत बनाने पर उन्होंने जोर दिया। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक में मुद्रा के मूल्य को स्थिर करने के लिए सुझाव दिए। कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सुझाव दिए। भूमि सुधार, सिंचाई और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना इसमें शामिल था। अंबेडकर जी ने औद्योगिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के उचित बंटवारे और वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर ध्यान दिया। श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा शामिल थे। अंबेडकर जी ने जल प्रबंधन पर जोर दिया। जल प्रबंधन को देश के आर्थिक विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण माना। दामोदर घाटी योजना जैसी परियोजनाओं का उन्होंने जोरदार समर्थन किया। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे तीन विशेषज्ञों के माध्यम से। प्रोफेसर सुषमा यादव, पूर्व डॉक्टर अंबेडकर चेयर प्रोफेसर IIPA और पूर्व वाइस चांसलर BPS महिला विश्वविद्यालय हरियाणा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर देवेंद्र सिंह हैं, पूर्व निदेशक डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। यहाँ तमाम विषय हैं और चूंकि एक संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बहुत जल्द विकसित राष्ट्र बनाने का। विकसित राष्ट्र क्या डॉक्टर B.R. अंबेडकर के विचारों के माध्यम से हम बना सकते हैं, जाने की कोशिश करेंगे। सुषमा जी, एक दायरे में बांधने का प्रयास किया गया भारत रत्न डॉक्टर B.R. अंबेडकर को, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो अर्थशास्त्र के बारे में क्या सोचते थे। भारत आज़ाद होने के पश्चात उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो उसके बारे में उनका क्या आकलन था, क्या उनका ज्ञान था, इस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व की? सबसे पहले आपको बधाई देना चाहती हूँ और संसद टीवी को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने डॉक्टर अंबेडकर के अर्थशास्त्री पक्ष को उभारने का आज प्रयास किया है। बहुत वर्षों तक हम उन्हें मात्र एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट या भारत के संविधान के निर्माता और विधि विशेषज्ञ के रूप में जानते रहे, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से, और मैं इसमें भाजपा सरकार को भी और माननीय मोदी जी को भी अवश्य अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पक्ष को उभारा है। और ये पक्ष इसलिए आवश्यक है कि भारत विकसित कभी भी तब तक नहीं हो सकता जब तक वो सब काम जो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहे थे वो नहीं किए जाते। भारत विकसित कैसे होगा? जब भारत आर्थिक तौर पर मजबूत होगा, जब भारत सुशिक्षित होगा, सबको शिक्षा का अधिकार मिल सकेगा, जब सभी को काम का भी अधिकार मिल सकेगा और सभी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए दे सकेंगे। और ये बात बाबा साहेब अंबेडकर ने कही। आपने बहुत सुंदर शब्दों में अभी उनके सारे योगदान दिए हैं। मैं इससे आगे भी और कुछ एक कहना चाहती हूँ, आपने मुझे अवसर दिया है। बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे भारत कमज़ोर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, केवल वह बन गया है ऐसा क्योंकि भारत हिस्सों में बट गया है। इट्स मेड ऑफ watertight compartments. About caste system, he said, it is made of watertight compartments, and these compartments are bad because you cannot move from one compartment to another. So if one has a different kind of taste, a different kind of aptitude, तो वो क्या करेगा? मान लीजिए मेरा व्यवसाय मेरी जाति से निर्धारित हुआ, लेकिन मेरा कुछ और टेस्ट है, मेरी विशेषज्ञता भी कुछ और हो सकती है, तो उसको ये करने का अवसर कैसे मिलेगा? और अब जो भारत सरकार प्रयास कर रही है
लोन्स के माध्यम से, स्किल्स के माध्यम से, स्किल पर जोर देकर, कौशल पर जोर देकर, मुद्रा के माध्यम से सभी महिलाओं को विकास में शामिल करने के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक सभी जातियां, सभी वर्ग और सभी समुदाय, जिसमें महिला भी एक समुदाय है, मैं लिंग नहीं कहती उसको, महिला भी एक समुदाय है, जब तक ये सब विकास की ओर अग्रसर नहीं होंगे तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। और ये बात अब भारत सरकार देखने का प्रयास कर रही है। तो इस रूप में दूसरा ये भी कहा था उन्होंने कि जाति जब हमको एक व्यवसाय देती है तो वो व्यवसाय हमारी मजबूरी बन जाता है, लेकिन यदि हम कोई काम पैशन से करते हैं, जो हम चाहते हैं करते हैं, तो हम हमेशा सबसे अच्छा कर सकते हैं। ये युवा बता सकते हैं, इफ़ यू वर्क विद पैशन यू विल डू द बेस्ट। और भारत में ऐसा होना चाहिए, यही बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे। हमारे वित्त का, हमारे अर्थ का केंद्र है आरबीआई, और आरबीआई की अवधारणा कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच का ही परिणाम है। क्या बात सही? बिल्कुल सही है। नमस्कार आप सबको, और आपको भी बधाई, पूरे देश को बधाई कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को दायरों से निकालना देश का विकास करना है। मैं जाऊंगा पीछे 1925। बाबा साहब ने अपनी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ पब्लिश किया, पीएचडी का डिग्री पाया। 1926 में यंग हिल्टन कमीशन भारत आया और उन्होंने अंग्रेज़ सरकार की खिंचाई करी अपनी थीसिस के माध्यम से कि रुपया आता है, आप दिखा देते हैं वो खर्चा, वो वास्तव में नहीं है, करप्शन हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए और भारत का पैसा भारत में ही लगना चाहिए। इस देश के 2 ग्रंथ मैं मानता हूँ जो करप्शन को रोकने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पहला आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, जिसने करप्शन को रोकने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जो मुद्रा बदलने की भी बात करता है। दूसरा बाबा साहब, तो ये उनकी पर्सनालिटी को अगर देखेंगे तो 75% अर्थशास्त्री हैं वो, 75%। तो बाबा साहब ने हिल्टन जो कमीशन आया, यंग हिल्टन कमीशन, उसके सामने एविडेंस दिया और एक बेस बनाया कि किस तरह से भारत में मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए और मुद्रा के उचित प्रयोग के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आवश्यकता है। क्या बात। 9 साल के बाद उसी रिकमेंडेशन पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935। यहाँ पर आपने युवाओं का जिक्र किया, युवा शक्ति यहाँ पर मौजूद है और बार बार प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि यही आधार है विकसित भारत बनाने का। तो युवा डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनको मालूम है कि जो उनके विचार थे, क्या उन विचारों के आधार पर हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, या फिर कुछ सुषमा जी से या देवेंद्र जी से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? जल्दी जल्दी कुछ। My question is on impact of social media on constitutional right. How does the rise of social media challenge the traditional notions of free speech and expression under the Constitution? And according to what amendment and regulation required to challenge this, to address this challenge or situations? चलिए, देखिए, सोशल मीडिया इज़ ए न्यू इन्वेंशन, आप जानते हैं, नया है ये। और उस समय तो ये बात नहीं थी, पर सोशल मीडिया से बहुत से ऐसे हीरोज़ भी उभरे हैं, हीरोइंस भी उभरी हैं, जिन्हें हम देश के नायक नायिका कह सकते हैं, जो पहले अभी तक लाइमलाइट में नहीं थे। वो उसका एक सकारात्मक पक्ष है। आप सब अपनी बात कह सकते हैं, विभिन्न रूपों में कह सकते हैं, वो भी उसका एक सकारात्मक पक्ष है। लेकिन जिस प्रकार से नेगेटिवली उसको प्रयोग किया जाता है, अफवाहें फैलाई जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, उस रूप में सोशल मीडिया किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। अब ये पूरा विश्व मानता है और भारत सरकार भी सोच रही है कि इसको किसी प्रकार से नियंत्रित किया जाए। किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, दैट इज़ ए वेरी फाइन लाइन बिटवीन योर राइट टू एक्सप्रेशन एंड योर लिबर्टी एंड द स्टेट्स राइट फॉर पब्लिक डिसेंसी एंड मोरालिटी। तो आप सब अगर लॉ जानते हैं, विधि अवश्य ही जानते होंगे, तो आप देखेंगे द डे वी आर एबल टू ट्रेवल दिस फाइन बैलेंस, तो कुछ ना कुछ नियंत्रण सोशल मीडिया पर अवश्य आएगा भी और होना चाहिए भी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि अम्बेडकर जी ने भी विलेज की बात की थी, डेवलपमेंट, और हमारे गांधी जी ने भी ग्राम स्वराज के बारे में बात की थी। वो चाहते थे कि जो हमारा गांव है भारत के, वो अपने आप में खुद अपने आप को सपोर्ट कर पाएँ, ऐसी इकोनॉमी डेवलप करें कि हमें शहरों की तरफ ना जाना पड़े।
बेटे थोड़ा फ़र्क है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की थी और विलेज डेवलपमेंट की बात की थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने विलेज डेवलपमेंट की बात तो की थी, लेकिन गांव अपने आप में एक यूनिट बन जाए ऐसा वो नहीं मानते थे, क्योंकि गांवों में उस समय भेदभाव बहुत था और उस भेदभाव को ही वो दूर करना चाहते थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर तो चाहते थे शिक्षा बढ़े, ग्रामीण रोजगार भी बढ़े, ग्रामीण कृषि को ठीक प्रकार से विकसित किया जाए, जो भी बात की थी, जल प्रबंधन ठीक हो, जो लैंड होल्डिंग्स छोटी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स को बदलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग की वो बात करते थे, ताकि बड़ी कृषि जोत बन जाए। बड़ी कृषि जोत बनेगी तो उसमें यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा और फिर उत्पादन अधिक होगा, यह वो मानते थे। लेकिन वह अर्बनाइजेशन भी चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहते थे। दोनों में एक मूलभूत भेद है। गांधी जी उनके विरुद्ध थे, अंबेडकर जी चाहते थे ग्राम्य समाज का विकास अवश्य हो, लेकिन शहरों का भी विकास हो, शहरीकरण भी हो, क्योंकि कृषि पर कहीं ऐसा ना हो इतना अधिक अगर जोर पड़ गया, इतना अधिक उस पर एम्फेसिस दे दिया, तो फिर जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी कोई देश विकसित हो ही नहीं सकता। तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी पक्ष में थे, औद्योगिकरण के काफी पक्ष में थे। हाँ जी, बी आर अम्बेडकर, देवेंद्र जी अवश्य करें। और एक जिसका जिक्र यहाँ पर सुषमा जी ने किया भी है कि उन्होंने देख लिया था आने वाले समय में जनसंख्या का विस्तार होने वाला है और जो हमारी ग्रामीण आधारित हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक बोझ पड़ेगा। हाँ जी। इसलिए क्या शायद उन्होंने दूसरा रास्ता भी जो है वो तैयार रखने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत दिए थे। आदरणीय सुषमा मैडम ने इतनी सारी चीज़ें बताई और बिल्कुल सटीक। बाबा साहब बहुत बड़े विजनरी लीडर थे। 1942 में वायसराय काउंसिल में उनका चयन हुआ। आप देखिए उनका विजन बता रहा हूँ मैं कि वो आम आदमी को किस तरह से विकसित होते देखकर भारत का विकास चाहते थे। विकसित भारत क्या है उनकी सोच के अनुसार 42 में लेबर मिनिस्टर का चार्ज दिया गया, 9 अदर पोर्टफोलियोज वो देख रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि भारत की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे हम चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ पानी बर्बाद हो रहा है, सूखा है रेगिस्तान में, वहाँ पानी नहीं है। बाबा साहब वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट लिंकिंग ऑफ रिवर्स, ऑल द रिवर्स ऑफ द कंट्री, कि सारी नदियों को जोड़ दो और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचा दो। उन्होंने कहा कि पानी बर्बाद हो रहा है और पानी पे जितनी लड़ाई उन्होंने 1927 से लेके बाद तक लड़ी हैं, उन्होंने अपने पेपर में एक टाइटल दिया, वाटर इज पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी की पर्सनल नहीं है। बाबा साहब ने ग्रिड बनाया और बाबा साहब ने ये भी कहा कि पानी का पहले यूज करके बिजली बना के और किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करके और किसानों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए, ताकि दोहरा भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड डैम, जी सारी जो वाटर मैनेजमेंट की पॉलिसी थी बाबा साहब ने इस देश को दिया, तो वो किसानों की तरफ इतना चिंतित थे। उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, बाबा साहब ने लेबर लॉज सारे बनाए। बाबा साहब से जब 42 में वो मिनिस्टर बने, लेबर मिनिस्टर, तो इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क महिलाओं को नहीं मिलता था, वो दिलवाया। सारे जितने हमारे मजदूर बंधु थे या फैक्ट्री लेबर्स थे, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी, उनको उनकी यूनियन बनाने का अधिकार। और इंडो मिल की मैं बात करूंगा, जहां पर वो स्वयं शामिल हुए वहां पर मुंबई में और खुद अनशन में शामिल हुए। तो बाबा साहब इंडस्ट्रियलाइजेशन के हक में थे, लेकिन साथ साथ उस आम आदमी की भी सोच रहे थे, उस किसान की भी सोच रहे थे कि मैं कैसे, क्योंकि इंडस्ट्री कहाँ से लेती थी सारी चीज़ें, हमारे गाँवों से, किसानों से जो चीज़ आ रही थी उनका भी सोच रहे थे और इंडस्ट्रीज का भी सोच रहे थे। इसलिए मैडम ने बोला कि बाबा साहब का इंडस्ट्रियल जो कॉन्सेप्ट था वो देश को आगे ले जाने के लिए था। बहुत बड़ा विजन लेके उस समय चल रहे थे वो। मेरा सवाल सुषमा मैम से है। मैम मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने माइनॉरिटी के राइट्स के लिए बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ बोला, तो आज क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं माइनॉरिटी के राइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए? अच्छा, माइनॉरिटी राइट्स का कंसेप्ट बाबा साहेब अम्बेडकर का बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा था एक पॉलिटिकल माइनॉरिटी होती है, एक परमानेंट माइनॉरिटी होती है। पॉलिटिकल माइनॉरिटी होती है जो हर इलेक्शन के साथ बदल जाती है, क्योंकि नेचुरली देयर इज वन पार्टी इन मेजॉरिटी, द अदर्स इज
दैट इज़ पॉलिटिकल माइनॉरिटी। और कुछ माइनॉरिटीज़ फिर अपनी आइडेंटिटीज़ के आधार पर माइनॉरिटीज़ बनती हैं। यहाँ मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर सेकुलरिज्म के पक्ष में नहीं थे, सेकुलर स्टेट वो नहीं बनाना चाहते थे, और राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था, उनका बस चलता तो उन्होंने तब भी कहा था ना तो कश्मीर में 370 होती और ना ही इस प्रकार के अल्पसंख्यक अधिकार होते, क्योंकि जब हमने एक राष्ट्र बना दिया अल्पसंख्यकों के लिए, हमने पाकिस्तान के लिए जब सहमति दे दी, तो उसके बाद ये अल्पसंख्यकों के अधिकार यहाँ करने उतने ही होने चाहिए थे जितने अन्य देशों में भी है। पाकिस्तान ने तो गारंटी नहीं दी, बांग्लादेश ने तो गारंटी नहीं दी, और अब वहाँ के हिंदू आप देखिए किस तरह की त्रासदी फेस कर रहे हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी थे, लीगलिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट के साथ साथ, और ये सब उसमें आता है। हर सिटीज़न को, हर नागरिक को विकास का अधिकार होना चाहिए, मूल अधिकार होने चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकार उतने ही होने चाहिए जितने राष्ट्र के नागरिकों को आवश्यक है। ओवर एंड अबव अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात वो नहीं करते थे। जी। और सबसे बड़ी बात ये है देवेंद्र जी कि आज दलित या फिर वंचितों और पिछड़ों को जो आरक्षण मिला हुआ है उस पर धर्म का कब्जा ना हो जाए, वो भी उन्होंने तय किया था। इसलिए आज हमारे देश में धर्म आधारित आरक्षण नहीं है, या फिर वो उसके दुर्विरोधी थे। क्या ये बात सही? बाबा साहब का विजन समझने के लिए ना हमें उनकी सारी व्यक्तित्व को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी इससे पहले एक बात मैं बताऊँ, अभी आर्टिकल 19(1) की बात हो रही थी, लेकिन बाबा साहब ने आर्टिकल 19(1) के साथ 19(2) भी बनाया। 19(2) ताकि आपकी जो स्वतंत्रता है वो दूसरों के लिए घातक ना हो। वही चीज़ बाबा साहब को जो इन्होंने आरक्षण पे बात करी कि धर्म के आधार पर, देखिए बाबा साहब को मैं बताता हूँ कि 1935 में येवला में वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं हिंदू जन्मा हूँ, हिंदू नहीं मरूंगा, ठीक है। लेकिन क्या एक व्यक्ति 1956 में उनकी डेथ से 1.5 महीना पहले वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। इफ़ ही वॉज एटरली डिससेटिस्फाइड, तो क्या वो इतने दिन लगाते धर्मांतरण में? वो इतने बड़े राष्ट्रवादी थे कि धर्म के आधार पर ना तो राज्य बनाना चाहते थे, ना वो किसी तरह का बंटवारा चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना धर्म परिवर्तन करता हूं तो मेरे साथ उस समय 10-20 लाख लोग धर्म परिवर्तन करेंगे, जो कि इस देश की हिंदू संस्कृति, जो संस्कृति अब हम देख रहे हैं, उसके खिलाफ होगा, और धर्मांतरण बाद में राष्ट्रांतरण भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को या जो हमारे जो दलित लोग हैं उनको, वंचितों को हम वो दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। और उसमें भी स्पष्ट कहा उन्होंने, आरक्षण का जो आधार था वो वह डिस्क्रिमिनेशन था जो जाति पर आधारित था, और जाति किसी और धर्म में है ही नहीं। इसलिए धर्म पर आधारित जो धर्मांतरण हुए हैं वहाँ वो आरक्षण का अधिकार कहीं अप्लाई ही नहीं होता। अनटचेबिलिटी वाज द मेन रीज़न। नमस्कार मैम। सर नमस्कार मैम। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम बात करते हैं 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, तो इसमें हम सबकी भागीदारी चाहिए। और जैसे बाबा साहब बार बार आरक्षण की बात करते हैं, सबको एक साथ लाने की बात करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में 334 में बोला है, जब रिजर्वेशन दिया गया था उसका 10 साल बाद रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएंगे। लेकिन अभी जो बार बार अमेंडमेंट आ रहे हैं उससे रिजर्वेशन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात तो करते हैं जातिवाद खत्म करने की, लेकिन मैम ग्राउंड रियलिटी पे ये नहीं है। ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अगर मैं बोलना चाहूँगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स है उनमें जैसे सो कॉल्ड अपर कास्ट है जो बोलते हैं वो ज़्यादा है, जैसे दलित पिछड़े वर्ग वो लोग नहीं है। समाज के अदर क्षेत्रों में भी उनका उतना ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर जातिवाद खत्म करने की, लेकिन मैम कहीं ना कहीं पे ये तो नहीं है। और एक है, जैसे जातिवाद खत्म करने से कुछ नहीं होगा, हमें सबको स्किल्ड बनाना होगा, एजुकेशन देना होगा। इसके बारे में गवर्नमेंट क्या सोचते हैं और जातिवाद कैसे हम खत्म कर सकते हैं? वेरी नाइस। तो नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक तो ये नहीं था कि 10 वर्ष के बाद उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ये था 10 वर्ष के बाद उसको रिव्यू किया जाएगा। तो रिव्यू किया गया है। मैं प्रायः कहती हूँ कि जिस दिन अनरिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी से भी रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार जीतने लग जाएंगे, उसको समाप्त कर देना। और
जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं उसका उद्देश्य भी यही है कि धीरे धीरे एक ऐसा समाज बन जाए जहाँ भेदभाव नहीं हो, जहाँ ऊंचा नीचा नहीं हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट, दीज आर नॉट द राइट एक्सप्रेशंस फॉर एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो वो चाहते थे, उसका उद्देश्य यही था कि धीरे धीरे उनको सशक्त बनाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण है, व्यवसाय के क्षेत्र में आरक्षण है और राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण है। तीनों किस लिए आवश्यक है? शिक्षा आपको सोचने के लायक बनाती है, व्यवसाय के लायक बनाती है, व्यवसाय आपको आर्थिक तौर पर सशक्त करता है और राजनीति में आप निर्णय लेने की क्षमता में भागीदार बनते हैं। तीनों में इसीलिए रखा गया था। धीरे धीरे मैं दो वर्ग नहीं कहूँगी, हमारे देश में दो वर्ग नहीं है, इट्स ए मल्टी लेयर्ड सोसाइटी। तो धीरे धीरे सभी वर्ग जब शिक्षित हो जाएंगे, जब ठीक से व्यवसाय, और वहाँ आपको मैं आई एडमायर यू, तुमने खुद ही सॉल्यूशन दे दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड जब लोगों को बना दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, अगर आपने पढ़ी हो, उसमें यही बात है कि हम व्यवसाय और स्किल्स जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आरंभ करें, ताकि हर बच्चा जब स्कूल और कॉलेज से निकले तो कोई ना कोई काम करने के लिए उपयुक्त हो। और मालूम है भारत की जो कन्वेंशनल विजडम है, जो भारत की परंपरा है, उसमें तो ये कहा जाता है कि उत्तम कृषि निकृष्ट चाकरी, चाकरी को निकृष्ट माना जाता है। और कॉलोनियल के कॉलोनियलाइज टाइम में हमारे यहाँ क्या कर दिया, सरकारी नौकरी में चले जाओ, बस हर एक को नौकरी चाहिए, लेकिन नौकर तो नौकर कहीं गुलामी का प्रतीक हाँ है। जी। और हमने 2000 वर्ष तक पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर हम लोगों ने कब्जा करके रखा है, और वो हमने अपनी स्किल के बल पर किया था, नौकरियों के बल पर नहीं किया था। प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही है? जी आ रही है, नमस्कार। यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, 2 विशेषज्ञ मेहमान भी है, एक्सपर्ट पैनलिस्ट भी हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात चल रही है एक संकल्प की, और वो संकल्प यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का। और आज हम भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, और उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, क्या उस सोच, उस विचार को आधार बनाकर हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले आपको नमस्कार और सुषमा जी को भी नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। और विकसित राष्ट्र चूंकि एक हमारे प्रधानमंत्री जी की बड़ी संकल्पना है, और वो चाहते हैं कि देश को 2047 तक हम लोग आगे ले जाएं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ये सपना था कि हम बहुत ही बुनियादी चीज़ों को लेकर के जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाएं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो भी पंचतीर्थ के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास किया है, इससे लोगों के बीच में एकजुटता आई और लोग अब विकसित राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और खासकर जो दलित कम्युनिटी है उनके बीच में काफ़ी अवेयरनेस आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये सपना था कि गांव में भी हमारे जो रोजगार हो, उनके बीच में न्यायालय हो, उन सारी चीज़ों को अगर धीरे धीरे हम लोग विकसित कर पाएंगे गांव में, तो निश्चित रूप से हम विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेंगे, मुझे ये लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यंगस्टर्स कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी 3-4 सवाल है ना, पूछ लें। नारी शक्ति का इसमें अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो। नमस्ते मैम, मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं दौलत राम कॉलेज में इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैम, इस बार का बजट का जो हमारी मूल अवधारणा है वो विकसित भारत पे बेस्ड है, तो आपको क्या लगता है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के बनाए गए पैरामीटर्स पर कितना खरा उतरा है? मैम, मेरा सवाल है कि जैसे किसी भी काम की शुरुआत होती है तो वो अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो वैसे ही जब देश में जब शुरुआत हुई, देश आज़ाद होने के बाद कि प्रधानमंत्री कौन बने पहला, तो उसमें मैम नेहरू जी से ज़्यादा मुझे लगता है कि अम्बेडकर जी ज़्यादा योग्य थे। तो मैम ऐसा क्या हुआ कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, अम्बेडकर जी को नहीं बनाया गया? पीछे भी कुछ सवाल जल्दी से पीछे चलो। जैसे कि मोदी जी ने अभी स्कीम चला रहा है विकसित भारत का, और विकसित भारत होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है एजुकेशन, जो हमारे गाँव तो कभी पहुँचना अभी पूरी तरह से नहीं पहुँची है। उसमें जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ गाँव में जो शहर से बहुत डिफरेंट है, वहाँ एजुकेशन सही से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि जो वहाँ के परिवेश है, जो 10,000 रुपये कमाते हैं, वहाँ एजुकेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, जैसे कि NLU की फ़ीस है, जो फर्म फीस ही 4,000 रुपये है, एजुकेशन की फ़ीस है। तो
विकसित भारत बनाने के लिए जो जो ऐसे पुअर फैमिली है जो एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते, जैसे जो ग्रामीण इलाके के, जो किसी भी, मैं ये नहीं कहता SC/ST, जो हर फैमिली से आते हैं, जो हर समाज से आते हैं, उन लोगों को बढ़ाने के लिए जो NLU में एडमिशन ले सके, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जैसे कि दिल्ली में वैसे छात्र आकर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो एक महत्वपूर्ण होती है जो पैसा, सवाल जो है समझ में आ गया है, समझ आ गया बहुत सारे बिंदुओं को ताली बजा दें एक बार तीनों सवालों के लिए। इनका जवाब दे देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपका है, इस बार ही नहीं पिछले अनेक वर्षों के बजट आप देखेंगे तो वो महिला के विकास, महिला द्वारा विकास, महिला के लिए विकास, उस पर आधारित हैं और हर वर्ष कुछ ना कुछ उसमें नया ऐसा बनता चला जाता है। पर मैं समझती हूँ जब हम अपनी मुद्रा को भी नियंत्रित कर लेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, तब हम वास्तव में विकसित भारत की ओर एक नई उड़ान भर सकेंगे। आप दोनों ने जो पूछा, राजनीति में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिर्फ योग्यता पर आधारित नहीं होते, और बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े विचारक भी थे, लेकिन उनके लिए चुनाव जीतना भी कठिन हो गया था। आपको शायद याद होगा जब आप राजनीति उस समय की पढ़ेंगे तो इसलिए प्रधानमंत्री तो सरदार पटेल भी बन सकते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर भी बन सकते थे, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में और उसमें गांधी जी का भी कुछ ना कुछ रोल अवश्य रहा था, जिसके कारण नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और बहुत सारी राजनीतिक गलतियाँ हमने की, लेकिन इतिहास में हम लौट कर नहीं जा सकते। आपसे ये कह सकती हूँ आने वाले वर्षों में ठीक कर सकते हैं, तो आने वाले वर्षों में हम बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को अधिक से अधिक मानते हुए, उनको प्राथमिकता देते हुए अपना नेतृत्व करेंगे तो भारत अवश्य ही विकसित भारत की ओर बढ़ पाएगा। और आपका प्रश्न लास्ट, ये बाबा साहेब का भी स्वप्न था। साउथ बरो कमेटी के सामने उन्होंने 1919 में जो रिप्रेजेंटेशन अपना दिया था वो बहुत सोच समझ के दिया था, और तब उन्होंने ये कहा था कि इस देश में हर बच्चे को शिक्षा, उच्च शिक्षा का भी अधिकार होना चाहिए। और उच्च शिक्षा का अधिकार कैसा होना चाहिए? एक बच्चा 6 बच्चे और 1 टीचर, ये रेशो अभी भी हम नहीं ला पाए कहीं भी। क्यों होने चाहिए? क्योंकि उच्च शिक्षा में जब आप पढ़ते हो, सोचते हो, तो आपके दिमाग में बहुत से प्रश्न अकुलाते हैं, जिज्ञासाएं उठती हैं, उत्सुकता होती है, और आपका दिल करता है इसका उत्तर अभी ले लें हम। अब अगर 60 बच्चे और 1 टीचर होगा तो टीचर सबको एक साथ अटेंड उतना नहीं कर पाएगा, छोटी क्लास होगी, ये रेशो कम होगा, और हम प्रयास कर रहे हैं उस तरफ बढ़ें कुछ, तो अवश्य ही शिक्षा सबके लिए सुलभ होगी, और जैसे ही शिक्षा सुलभ होगी हम व्यवसाय की ओर भी बढ़ जाएंगे। एक बात कहना चाहती हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर उस समय ही शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाने के पक्ष में थे, उन्होंने आर्ग्यू भी किया, लेकिन उस समय ये कहा गया, और वो नेतृत्व आप समझते हो कि भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है। भारत इसके लिए तैयार हो, ऐसी मेरी कल्पना, अनुमान और शुभेच्छा है, तभी यह भारत विकसित होगा। शायद तो कुछ लोग चाहते थे कि मुट्ठी भर लोगों के पास ही शिक्षा रहे, हाँ जी, कि वर्चस्व उनका समाज में बना रहे, लेकिन यहाँ पर शिक्षा की बात आई है, और शिक्षा में आरक्षण की भी यहाँ पर एक बड़ा विषय है। लेकिन स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको कोई आरक्षण नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन उच्चतम श्रेणी की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। क्या उनसे हम सीख लेकर शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और अपना इनपुट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दे सकते हैं? क्या देखते? बाबा साहब ने अपना जो भारत विकास का सूत्र दिया था वो 3 फोल्ड है: एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। आप देखिए, पहला सूत्र एजुकेशन है, और एजुकेशन में भी उन्होंने फिर एक स्लोगन दिया कि एजुकेशन इज द टूल ऑफ इमेंसिपेशन। बाबा साहब, आपने बहुत सही कहा प्रतिबिंब जी कि बाबा साहब ने बिना कोई आरक्षण के शिक्षा ग्रहण करी, बड़ा पद पाया, भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने। लेकिन बाबा साहब को मदद करने वाले कौन थे, ये भी हमें देखना चाहिए। बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें फेलोशिप देके स्पॉन्सरशिप दिया, स्पॉन्सर किया और विदेश भेजा। द्वितीय विश्व युद्ध अगर नहीं शुरू होता तो वो फेलोशिप चलती भी रहती, वो ख़त्म होगी तब वो भारत लौटे थे। तो पहले कोलंबिया में पढ़े वो, उससे पहले तो यहीं एल्फिंस्टन कॉलेज में स्कूल में पढ़ के उनको फेलोशिप दिया, फिर वहाँ पर गए। तो एक बच्चे ने, अभी हमारी युवा शक्ति ने कहा कि गाँव का शिक्षा का माहौल ख़राब हो गया। आपके सामने ये जो
बैठा है व्यक्ति, ये सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है, ठीक है, और एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा गांव जिसमें मेरे मैट्रिक पास करने तक लाइट भी नहीं थी। शिक्षा किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, एक में बहुत बड़ी, मोदी जी बार बार कहते हैं इस बात को कि हमें साधना नहीं सिद्धियों की आवश्यकता है, और सिद्धि साधन से नहीं साधना से मिलती है। हेलो सर, बहुत छोटा बोलना है। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा सवाल है कि हमारा देश थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिर भी हमारा देश 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज प्रोवाइड करवाता है, तो आपको नहीं लगता अमीर और गरीब के बीच में ज़्यादा वो गैप है? तो आपका क्या ख्याल है इस सवाल के बारे में? और जैसा कि एक सवाल ये भी है कि हमारे मिलियनर्स जो है देश छोड़ के काफ़ी लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारा देश उतनी सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पा रही उनको, तो आपका क्या ख्याल है इन सब? एक साथ ले लेते। नमस्कार सर, जैसा कि हमारे पूर्वज साथियों ने बताया, जो कि प्रोग्राम का विषय ही है डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी, उनके जीवन आदर्शों को अगर हम देखें तो उन्होंने अपने स्ट्रगल पीरियड में बहुत सारा उनको असमानता का बहुत मतलब सामना करना पड़ा, अनट्रेचबिलिटी का, क्यों ना, और उन्होंने बाद में एनालिसिस ऑफ कास्ट में उसमें भी मेंशन किया, और हमारे उस समय के जो भी समाज सुधारक थे उस चीज़ को मानते थे कि हाँ ये आवश्यक बुराई, इसको ख़त्म कर। तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पर एक लॉ बना करके इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि विकसित भारत की हम बात करते हैं 2047 में भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, तो क्यों ना सब सामूहिक भागीदारी होगी तो एक विकसित राष्ट्र में सबकी सहभागिता बढ़ेगी। धन्यवाद। सवाल होगा जो भी इधर। नमस्कार मैम। सर, मेरा सवाल है मैम कि जैसे ये शिक्षा में वो आरक्षण दिया जाता है, तो मैम हर जनरल व्यक्ति वो उतना अमीर नहीं है कि वो प्राइवेट में पढ़ सके, तो उनके नंबर कम रह जाते हैं, पर उनसे कम नंबर वालों का एडमिशन हो जाता है। इसके लिए मैम क्या कर सकते हैं? EWS कैटेगरी आ गई है बेटा? मैम कुछ बच्चे मैम मिडिल क्लास में भी आते हैं। मैं बताता हूँ। अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर हम ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि जो संकल्प हमने लिया है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के आधार पर उस संकल्प को सिद्धि तक कैसे पहुँचाया जाए। यहाँ पर उस और कोई सुझाव नहीं आया? कोई देना चाहेगा इस प्रकार का सुझाव कि हम विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्ध कैसे करें? सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें न्याय के क्षेत्र में थोड़ा काम करना चाहिए। हमें माल्यामत कमेटी की रिपोर्ट को अप्लाई करना चाहिए, जिसमें कहा गया कि अरेस्ट विंग को इन्वेस्टिगेशन से अलग करना चाहिए। आजकल ये हो रहा है कि पुलिस ही अरेस्ट कर रही है, पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वो एविडेंस वगैरह को टेम्पर करने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो कोई भी जो बड़ा नेता होता है वो कभी भी आसानी से नहीं फंसता इस किसी भी तरह के अपराध में। तो इसलिए माल्यामत कमेटी की रिपोर्ट को अपनाना चाहिए, संसद को इस पर बिल लाना चाहिए कि अरेस्ट विंग को इन्वेस्टिगेशन विंग से अलग किया जाए, और इन्वेस्टिगेशन विंग का जो उस पर कमांड है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, किसी एग्जीक्यूटिव के द्वारा ना हो। वैसे भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो पावर करप्ट होगी। तो इसलिए पहला सुझाव मेरा यही रहेगा। चलिए चलते चलते दोनों विशेषज्ञ मेहमानों से एक एक टिप्पणी विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक कैसे पहुंचाएं। देखिए, संकल्प करेंगे तो सिद्धि तक पहुंचेंगे। आप सब संकल्प करें। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर इतना विजन रख सके, सोचिए, तब तो गूगल नहीं था, ईमेल भी नहीं थी। यहाँ बैठकर कोलंबिया के बारे में सोचना कि मैं वहाँ जाकर पढ़ूंगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाकर पढ़ूंगा, ना साधन और ना यहाँ कोई उन्हें बताने वाला था। मैं चाहती हूँ जब इस देश का युवा इतना बड़ा विजन रखेगा कि यहीं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बनाएंगे और यहीं कोलंबिया से बढ़िया यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो जो समस्या आप कह रहे थे, जो आप कह रहे थे, फ्रीशिप्स की बात है, लेकिन तब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, ऐसा बनना। बाबा साहब समानता के पक्षधर थे, और उन्होंने, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना केवल जो दलित कम्युनिटी उसके लिए काम किया, बल्कि बाबा साहब ने नारी शक्ति को, उन्होंने कहा कि मेरे देश की आधी आबादी अगर विकसित नहीं होगी तो देश विकसित नहीं होगा। 1942 में नागपुर में उन्होंने एक सम्मेलन करके देश की महिलाओं को बोला कि आप देश की विकास में भागीदार रहेंगी, तो आप समानता के पक्षधर रहिए, ये देश बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा। जी हाँ, और एक बात उन्होंने कहा था कि राजनीतिक जो है विकास के बिना जो है वो वंचितों का, पिछड़ों का विकास नहीं हो सकता, और वो जो है मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
लगातार ये आह्वान युवाओं से कर रहे हैं कि दूर देखकर राजनीति पर टीका टिप्पणी ना करें, वो उस प्रक्रिया में सम्मिलित हो, खुद राजनीति में आए और जो बदलाव वो देखना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से देश में, वो बदलाव खुद उत्पन्न करने का प्रयास करें। और ये प्रयास हम लोग संवेद रूप से करेंगे, विशेषज्ञ करेंगे, मैं करूंगा और हमारी युवा शक्ति करेगी और बनाएगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के आधार पर भारत को विकसित राष्ट्र। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714